Bismillahirrahmanirrahim. Student, I welcome you in WAC Academy. My name is Wajid Ali Kambo and I am chemistry teacher. तो वाक एकेडमी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपके साथ ना नम्स का 2024 पेपर उसमें केमिस्ट्री पोर्शन जो है ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। सारी मेरी बातों को तवज्जो से सुनिएगा और फिर एंड पे आप कैलकुलेट कीजिएगा कि इस पेपर में आपका स्कोर क्या है और आपने कौन सी गलती की है। ये पेपर डिस्कस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका ना जो प्रेपरेशन लेवल उसमें क्या क्या खामी थी, क्या क्या कोताही थी, ताकि इन फ्यूचर आप इन चीज़ों के नंबर आजमा हो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है कैल्शियम प्लस सल्फर, कैल्शियम सल्फाइड। If 2 gram of calcium and 4 gram of sulfur are available for reaction, then the amount of product, here the product is calcium sulfide, तो इसकी अमाउंट बताएं। तो डेफिनेटली इन दोनों रिएक्टेंट में अमाउंट का जो फैसला करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो पहले तो हमें इनकी जो गिवन अमाउंट है 2 ग्राम और 4 ग्राम, इनसे देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा, मेरे पास ये कैल्शियम प्लस सल्फर कैल्शियम सल्फाइड, ये मैंने इक्वेशन को लिखा। और अगर आप इसको, मैं पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता हूँ। कैल्शियम 40 ग्राम, सल्फर 32 ग्राम और कैल्शियम सल्फाइड 72 ग्राम बना। स्टूडेंट, अब स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में है यू हैव 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 4 ग्राम ऑफ सल्फर। आपके पास कैल्शियम कितना है? 2 ग्राम और सल्फर कितना है? 4 ग्राम। मुझे कैल्शियम और सल्फर दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट मुझे बताएगा कि कैल्शियम सल्फाइड कितना बना। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट मैं कैसे ढूंढूं? देखो, मैं ये कहता हूं कि 40 ग्राम कैल्शियम हो तो 32 ग्राम सल्फर यूज हुआ, और अगर 2 ग्राम कैल्शियम हो तो बताओ इसके साथ सल्फर कितना इस्तेमाल होगा। मैं इस तरह करता हूं, वैसे तो मेरे पास सल्फर 4 ग्राम है ना, तो इस्तेमाल कितना होगा? तो मैं इसको कैसे करूंगा? मैं इसको करूंगा 32 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 32 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 20 40 और 32 डिवाइडेड बाय ये आपके पास रफली 0.8 ग्राम आएगा। इसका मतलब है, अब ज़रा सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 ग्राम कैल्शियम होगा तो उसके साथ 0.8 ग्राम सल्फर इस्तेमाल होता है। आपके पास सल्फर है कितना? 4 ग्राम। इसका मतलब है 4 ग्राम में से 0.8 ग्राम यूज हो जाएगा और बाकी जो आपके पास 3.2 ग्राम है ना, वो सल्फर बाकी बचेगा। वो रिएक्टेंट जो बाकी बचे उसे नॉन लिमिटिंग कहते हैं, जो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए उसे कैल्शियम। इसका मतलब है हेयर द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कैल्शियम। अब कैल्शियम से हम पूछेंगे कि तुम कैल्शियम सल्फाइड कितना बनाते हो? कैल्शियम और ये कैल्शियम सल्फाइड। बेटा जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है अगर 40 ग्राम कैल्शियम हो तो 72 ग्राम कैल्शियम सल्फाइड बनता है, और अगर 2 ग्राम कैल्शियम हो तो फिर ये कैल्शियम सल्फाइड कितना बनेगा? वही 72 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 20 40 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.6 ग्राम। इसका मतलब है द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, 3.6। सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। तो पहले तो ना ये नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं बताओ सबसे ज़्यादा किसमें हैं? सोडियम, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO। अच्छा, ये ना BCD, इसमें पार्टिकल से मुराद है मॉलिक्यूल, और ये जो पहले वाला है इसमें पार्टिकल से मुराद है एटम। बहरहाल हमने तो पार्टिकल की बात करनी है ना, तो कैसे करेंगे? देखो मेरी बात को गौर से सुनना। जब मैं कहता हूँ ना पार्टिकल्स, तो पार्टिकल से मेरी मुराद होती है एटम, आयन, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला। ये सोडियम के केस में एटम और बाकी तीनों के केस में मॉलिक्यूल। अब एक ना छोटी सी बात जो आपने हमेशा याद रखनी है, और वो बात क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे उसके पार्टिकल भी सबसे। अब मोल कैसे निकालें? मोल होता है ना N, दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस इसका पहले का 2 ग्राम, इसका 2 ग्राम, इसका 2 ग्राम, इसका 2 ग्राम। अब इनके मोलर मैस पर डिवाइड, ये सोडियम का 23, हाइड्रोजन H2 है तो हाइड्रोजन का 2, ये नाइट्रोजन N2 है ये 28, और कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता होता है 44। तो मैं क्या करूँगा, मैं 223 ये सोडियम के लिए, 2/2 हाइड्रोजन के लिए, 2/28 नाइट्रोजन के लिए, 2/। अब जरा एक बात देखना, हमने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं ना, तो ये मैंने नीचे 4 रिलेशन लिख दिए। अब सब में देखो न्यूमिनेटर सेम है 222, डिनोमिनेटर डिफर कर रहा है, डिनोमिनेटर डिफर कर रहा है। अगर न्यूमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होता है वो वैल्यू सबसे बड़ी होती है, और इन चारों केसेस में डिनोमिनेटर कहाँ पे छोटा है, ये हाइड्रोजन के केस में। तो आपके पास ये 1 मोल आएगा और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब है फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बीटा, बीटा यहाँ पे आंसर है। द वैल्यू ऑफ एल फॉर 4p, ये जब मैं कहता हूँ 4p, इसमें जो 4 है दैट इज द वैल्यू ऑफ n, और p के लिए l की वैल्यू पता है ना, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, वो तो s p d f, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 2। तो p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1। आपका आंसर क्या होगा बीटा। द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस, ये वाली, ये आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब वाला काम क्या करेंगे, आप काम इसमें ये करेंगे, तो पहले तो नोबल गैस, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने दी। अब नोबल गैसेज आपके पास हैं बेटे, नोबल गैसेज क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, इसका 54, इसका 86। आप कहेंगे सर आपको कैसे ही पता है, ये ऐसे मेरे पास ना मैजिक वर्ड्स हैं, मैजिक वर्ड्स हैं 2, 8, 8, 18, 18 और 18 के बाद फिर 18 आप ले लें और फिर 32। मैंने इन मैजिक वर्ड का इस्तेमाल किया। मैं ये 2 है ना, 2 के बाद मैंने 8 ऐड किया 10 हो गया, फिर 8 ऐड किया 18 हो गया, फिर 18 ऐड किया 36, फिर 18 ऐड 54, फिर 32 ऐड किया 86। अब इसमें ना क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 36 है। आई मीन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 है, 36 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 36 है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताता है, ये एटॉमिक नंबर भी है, एटॉमिक नंबर, और उसको हम नीचे लिखते हैं। इसका मतलब है 36 तो यहाँ पे हो गया, और बाकी आपके पास 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, और टोटल आपके पास 36 to 8 ये 44 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जितने किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है वही उसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है ना, उसका एटॉमिक नंबर 44 है, और एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं। तो आपके पास 44 एटॉमिक नंबर किसका है, ये बीटा पे, ये 44 नीचे लिखा हुआ है। चूज द अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अलाउड सेट, मैं आपको ना 3 बातें समझाता हूं, फिर मैं आपको इसकी तरफ लाता हूं। पहली बात बेटा जी ज़हन में रखें कि एल की वैल्यू हमेशा एन से कम होती है, ये पहली बात। अब ये सारी चीज़ें ना कमांड से आती हैं। एन की वैल्यू हमेशा एल से ज़्यादा होती है, एल की वैल्यू एन से। और एक और बात, एन की वैल्यू एम से भी ज़्यादा होती है। ये 2 बातें। तीसरी बात, मैं फ़र्ज़ करता हूँ अगर एल हो 2 तो एम की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 4 415, एम की 5 मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी। कौन कौन सी, ये वैल्यूज़ आएंगी। तो एल अगर 2 है तो एम -2 भी होता है, +2 भी होता है। ये ना कुछ चीज़ें बुनियादी बातें। अब ज़रा सुनना, अगर आपको मेरी ये बातें समझ आई हैं तो ये, वैसे अब यहाँ तो समझ नहीं ना आएंगी, वो तो साथ ज़रा पूरा आप लेक्चर लें तो फिर ही। अब इसमें आप देखोगे पहले में लिखा हुआ है n इजकल टू, मैं आऊँगा n इजकल टू 3, l इजकल टू 3, n और l बराबर हैं। तो मैंने क्या कहा कि l हमेशा n से 1.1 नंबर कम होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4 और m इजकल टू 4। मैंने दूसरी बात क्या की थी कि m हमेशा n से कम होता है, तो इसको यहाँ तो n और m दोनों 4 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तीसरी बात मैंने क्या की कि अगर l और m की वैल्यू तकरीबन बराबर, यहाँ l 2 और m 4 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो ना, मैं ऑप्शन निकालता जाता हूँ। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ नेगेशन। इसको मेथड ऑफ नेगेशन कहते हैं, अपनी बात निकालते जाना। और आखिरी अगर आप देखोगे ना, आखिरी केस में n इजकल टू 3l, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ
10 डी एम क्यूब, ये V1 है 10 डी एम क्यूब, और टेम्परेचर ये 10 है, इसको आप केल्विन में ले लो, ये T1 है केल्विन में, तो ये 10 है ना 273 में ऐड करें तो ये 283 केल्विन बन जाएगा। एट व्हाट टेम्परेचर, T2 आपने मालूम करना है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस टू हाफ, पहले कितना 10 है, अब आधा इससे हो गया, तो इसका मतलब है 5 डी एम क्यूब आपके पास। ये सब कुछ तो मैंने लिख दिया, अब यही वैल्यूज़ आप इधर पुट करें। क्या भला, ये बॉयल्स लॉ के मुताबिक स्टूडेंट, ये बॉयल्स लॉ है, आई एम सॉरी चार्ल्स लॉ के मुताबिक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में, V1 T1 V2 T2। अब आपने T2 फाइंड आउट करना है। T2 फाइंड आउट करेंगे, V2 5 T1 283 V, तो ये आपके पास ये इतना 141 केल्विन आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये तो एक लेंथी प्रोसेस है, ये तो एक मुश्किल है। शॉर्टकट क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितने गुना T बढ़ेगा उतने गुना V बढ़ेगा। अब टेम्परेचर पहले कितना था 283 और वॉल्यूम कितना था 10 डी एम क्यूब। अब वो कहते हैं जी वॉल्यूम हाफ हो गया, तो 10 का हाफ क्या हुआ 5, कितने गुना हाफ कम हो गया, तो इधर भी हाफ कम कर दो, और जब आप हाफ कम करेंगे तो ये 141.5। सिंपल वही जो आपने 4 मिनट लगाने में, लेकिन ये आपको आता होगा ना, आपने लेक्चर लिया होगा तो फिर ही समझ आएगी ना। तो इसका मतलब है 141.5 या 142 रेफली कर लो, 142 केल्विन, बाद दफ़ा इसको सेंटीग्रेड में भी दे देता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड द वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, बेटा ये अब इस पर ज़रा ना हम बहस कर ही नहीं सकते। द मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी इज एग्जिबिट, अब बात ज़हन में रखनी है। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन आ मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप इन चारों में देखो, चारों ऑप्शन में किस में एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, तो वो A में ज़्यादा हैं, लिहाजा इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेप्ट, सवाए, यानी 3 की कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन है और चौथे की नहीं है। असल जो है ना, बात आपको ना स्टेटमेंट में की वर्ड तलाश करना होता है, किस वर्ड की बुनियाद पर आप आंसर देंगे। की वर्ड in this sentence, in this statement, the keyword is compound. Compound is the keyword. NaCl is a compound. Aluminium oxide Al2O3, this is a compound. Iron oxide Fe2O3, this is a compound. Silicates, ये compound नहीं है. This one is class of compounds. सिलिकेट तो बहुत ज़्यादा, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, बहुत ज़्यादा सिलिकेट्स हैं। तो जब सिलिकेट लिखा होता है ना, तो ये किसी एक कंपाउंड की बात नहीं हो रही, और बाकी जो तीनों दे आर द कंपाउंड्स। तो इसका मतलब है आपका आंसर क्या बना, सिलिकेट। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल विल बी। अब ना एक चीज़ ज़रा ज़हन में बिठाना, हमारे पास रिलेशन क्या है, जो ना टेक्निकल बातें बता रहे होते हैं ना, वो तवज्जो से सुननी होती है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हम क्या कहते हैं कि जितने गुना बढ़ाएंगे तो उतने गुना वो भी बढ़ेगा। यहाँ वो गुना वाली बात नहीं है, ये नहीं कि जितने गुना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएं उतने गुना बॉइलिंग पॉइंट, गुना नहीं, ऐसा नहीं है। मसलन अगर एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर हो, मैं अपनी बात को, तो मरी में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98। ये मैं मरी की बात कर रहा हूँ, और मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की, पानी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट जो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब ना अगर आप गौर से देखो, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टॉर कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट 120। अब आप देखो ना, 700 से 760, और इधर सिर्फ इधर ये देखो तकरीबन 60 यूनिट का चेंज हुआ, और यहाँ पे सिर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसका मतलब, और यहाँ पे ये
ये 2 गुना बढ़ गया। यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 2 गुना, 700 से 1400 2 गुना बढ़ गया। क्या ये भी 100 से 200 हुआ? नहीं। इसका मतलब है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। और इस तरह अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर आधा कर देते हैं तो ये मत समझना कि बॉइलिंग पॉइंट भी आधा हो जाएगा। नो, ये नहीं होगा। और ग्रेटर तो होगा ही नहीं, बराबर भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 78 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ो। वो क्वेश्चन जिस पे मेरा इल्म जवाब दे गया। आयोडीन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, मुझे पता है कि आयोडीन हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये आयोडीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ना स्ट्रक्चर से कंडक्टिविटी का कोई तल्लक नहीं। असल में ना ये सारे के सारे ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करता। मेरे हाथ खड़े हैं इस क्वेश्चन पे। ये इंतहाई ज्यादती है बच्चे के साथ कि आप स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आप अब देखो ना, मेटल सारी कंडक्टर हैं। अब कुछ मेटल फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखती हैं, कुछ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखती हैं, कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती हैं। अब स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेशन से क्या ताल्लुक है? तो क्या ये कंडक्टर है कि नहीं? ये तो है ना कि अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस हैं तो वो कंडक्टर है। अगर एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस है तो नॉन कंडक्टर है। तो इस बुनियाद पर स्ट्रक्चर से इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। बहरहाल उन्होंने इसको ए लिखा हुआ है। प्रिडिक्ट द शेप ऑफ सीजियम क्लोराइड हैविंग द रेडियस रेशियो। ये सीजियम क्लोराइड की रेडियस रेशियो है, यानी सीजियम आइन और नीचे क्लोराइड आइन। सीजियम आइन आपको पता है ना कि सीजियम आइन जो है ना, उसका आपको ज़हन में रखना होगा कि सीजियम आइन जो है उसका साइज कितना 169 होता है। सीजियम 169 और क्लोराइड आपको पता है ना 181। तो ये करेंगे तो 0.93 आ गया। ये तो ठीक हो गया ना। अब सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जी? वो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये इस तरह, और मैं ये क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये और बिल्कुल ये सारे ना कॉर्नर पे क्लोराइड 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 क्लोराइड, ये कॉर्नर पे तमाम क्लोराइड, और बिल्कुल दरमियान में सीजियम आइन। सच अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये 4 इज द आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। द सॉल्युबिलिटी, अब ये भी देख लेना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फाइड। ये ना पेपर की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में नम्स पेपर की स्टेटमेंट है। हालांकि क्या होना चाहिए था, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड सल्फाइड। वो इतना होता है, ये वैल्यू है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। जब आप सॉल्युबिलिटी देते हैं तो आप तो बच्चे को कंफ्यूज करके बेड़ा गर्क कर दिया आपने बच्चे का, उसकी सारी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया। अब वो बेचारा यहां पे ना टिका रहेगा, वो यहां पे टिका रहेगा, वो बार बार इसको पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, सर अपने को पकड़ लेगा कि इसमें सॉल्युबिलिटी से मैं कैसे मालूम करूं, और कोई स्टेटमेंट नहीं मालूम होती। बच्चे का टाइम ज़ाया हुआ है, बच्चा अंडर प्रेशर चला गया, बच्चा टेंस हो गया, और आगे उसकी परफॉर्मेंस जो है उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। इसमें उस बेचारे का क्या कसूर होता है? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 13, और यही प्रॉब्लम मैं पीछे आयोडीन के केस में भी वो अपना सर पकड़ के बैठ गया था। क्वेश्चन 13 मैंने तो इस तरह, लेड सल्फाइड है आपके पास, ये लेड आइन सल्फाइड आइन, ये मैंने इनकी सॉल्युबिलिटी देगी कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास ये सॉल्यूशन दिया ना, ये आप लोग करते रहते हैं। मैं इसको 2 क्लास 10 पावर -14। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बीटा। व्हाट कंडीशंस शुड बी अप्लाइड टू मिनिमाइज द लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट बच गए उनको कम करना, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना। इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, रिएक्शन को फॉरवर्ड। और किसकी बात कर रहा है? अमोनिया सिंथेसिस में। ये ना स्टेटमेंट को समझा करो। मतलब आपको कह रहे हैं कि बताओ क्या कंडीशन अब अडॉप्ट करें, और कंडीशन में वो किस किस की बात कर रहे हैं? वो प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। रिएक्शन कौन सा? अमोनिया का। और आपने रिएक्शन को किधर ले जाना है? फॉरवर्ड। ली शेटल प्रिंसिपल पे जाओ। अब मैंने आपसे क्या कहा? अमोनिया का रिएक्शन है नाइट्रोजन N2 + 3H2। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 4 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल्स। रिएक्टेंट के मोल ज्यादा प्रोडक्ट के। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब आपने ली शेटल प्रिंसिपल में क्या कहा है कि अगर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। आप ये चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं?
आप चाहते हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। फॉरवर्ड जाने के लिए क्या करें? अगर एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करो, डिक्रीज। पहले टेम्परेचर, ये ऑप्टिमम कंडीशन कितनी 400, अब 400 से कम करो। और प्रेशर को मैं क्या करूं भाई? अगर आप रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करो, इंक्रीज करो। अगर आप ये दोनों चीजों को देखो, टेम्परेचर कम करो, ये ना आपके पास ऑप्टिमम कंडीशन है, इस पर ध्यान में रखना। तो 400 से कम करो टेम्परेचर को और प्रेशर को 200 से ज्यादा करो। 400 से कम करो और 200 से ज़्यादा करो। तो ये 400 से कम टेम्परेचर करो, 200 से ज़्यादा प्रेशर करो। आपका आंसर क्या आ गया? बीटा। सिलेक्ट द बफर सोल्यूशन हैविंग पीएच। ये बफर सोल्यूशन और उसकी पीएच की बात होती है। कैसे निकालें हम? इसके लिए हम हेंडरसन इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये आपके पास हेंडरसन पीएच निकालनी है ना, तो पीएच पीके प्लस लॉग, वहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो एसिटिक एसिड है और एक एसीटेट आइन है, CH3COO नेगेटिव। और आप जानते हैं कि एसीटेट एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो वो बतौर, यानी आप एसीटेट आइन को ऊपर रखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आइन CH3COO नेगेटिव, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड को नीचे लिखोगे CH3COOH। अगर आप चारों केसेस में देखो तो एसिटिक एसिड 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, तो चारों केसेस में एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन तो चारों केसेस में सेम है 0.1। तो अब इसका मतलब है कि जिसमें एसीटेटाइन ज्यादा होगा उसकी पीएच भी ज्यादा होगी। तो एसीटेटाइन जो है इधर 0.01, 0.1, 0.05 और ये सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये आपके पास आंसर डी है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग जिंक सैंपल विद, ये देखो ना, Zn plus 2HCl goes to ZnCl2 plus H2। अब इसमें ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आप जानते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है? जब आप इसको पाउडर फॉर्म में लेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, 6CO2, ये ना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। और मैं क्या कहते बड़ा कि यूजुअली USUALLY यूजुअली फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके पास आंसर आ गया चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद रेट लॉ? कंसिस्टेंट, ये रेट लॉ है। रेट लॉ के साथ कौन सा मैकेनिज्म कंसिस्टेंट है? तो वैसे बड़ी आसान सा होता है, ये लिखा हुआ है स्लो, जो बिल्कुल आसान सा तरीका ढूंढने का। ये ना रिएक्शन दो हैं, एक स्लो है एक फास्ट है। जो स्लो होता है ना उसे कहते हैं रेट डिटरमिन्ड रिएक्शन। तो ये फिर रेट डिटरमिन। और जो रेट डिटरमिनिंग रिएक्शन है ना, उसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ही रेट इक्वेशन में अपीयर होते। ये मैं जो बातें कर रहा हूं ना, अगर आपकी समझ में आ जाएं, ये मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। वैसे तो मैंने ये लिख दिया कि ये स्टेटमेंट में रेट इक्वेशन दी गई है, ये रिएक्शन है, ये और ये ऑप्शन ए है, दिस इज द फर्स्ट वन, ये स्लो रिएक्शन है और ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और ये उसके मुकाबले में क्या है? फास्ट। तो मैंने क्या कहा कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में RDS में, ये RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मोल्स होते हैं ना, इसके 2 मोल्स तो वो 2 लिखे, इसका 1 मोल तो वो 1 लिखा। तो वो जो नंबर ऑफ मोल्स है ना रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, वो रेट इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स के तौर पर अपीयर होते हैं। ये शॉर्टकट आपको बताया, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन, ये भी, इसकी भी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, बड़ा मसला है। स्टेटमेंट में ना यहाँ पे जी लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे जी नहीं आता, जहाँ पे एस आता है, आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म। तो ये डेल्टा H0 फॉर सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये 2 रिएक्शंस हैं, हमने आयोडीन की। अब ये रिएक्शन ज़रा देख लेना, मैं इधर आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या कहा।
आयोडीन की इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लेनी है ना, तो आयोडीन को ये इक्वेशन आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ये आपके पास ये दो इक्वेशंस है ना, इन दो इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करो कि आपके पास बिल्कुल ये रह जाए। अच्छा, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ ये रह जाए, प्रोडक्ट साइड पे ये आ जाए, तो इसमें तो ये भी रिएक्टेंट साइड पे, इसका मतलब है इस I2 गैस को दूसरी तरफ ले जाना है। इसका मतलब है इक्वेशन 2 को आप इन्वर्ट करो, उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो और डेल्टा H की वैल्यू चेंज कर दो। तो आपने इक्वेशन 2 इसको इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करने के बाद आपने इसको इक्वेशन 1 में ऐड कर देना है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये वो तो ऐसा ही मैंने लिखी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं लाया। ये इक्वेशन 2 इसको इन्वर्ट करके 2HI इधर आ गया, H2 प्लस I2 गैस इधर आ गया, और डेल्टा H इधर नेगेटिव था, अब इधर पॉजिटिव आ गया। अब ना आपने काम क्या करना है, आपने इन दोनों को, ये देखो ना, H2 गैस कैंसल, 2HI गैस 2HI कैंसल, इधर आयोडीन सॉलिड बचा, ये आयोडीन सॉलिड, इधर आयोडीन गैस बचा, ये आयोडीन। इसे ही सब्लिमेशन कहते हैं ना, सॉलिड का गैस में जाना। और इस दौरान डेल्टा H, इन दोनों का अब ऐड अप कर लो, इन दोनों को। तो 8 और 5 13, और 1 और ये 2, और 5 6, और ये 6 आपके पास, ये ना, यानी 62.3 समथिंग के करीब आपका आंसर आ गया। तो 62.3 ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट, फिर एक फड्डा आ गया, फिर स्टेटमेंट में बड़ा मसला। आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें ये जो 4 रिएक्शन है, कौन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है? तो इसमें जो आंसर है वो ए है। कैसे ये पूरा उतरता है? देखो, ये ए ऑप्शन है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्राइटेरिया क्या है? पहली बात, देयर शुड बी सिंगल प्रोडक्ट, ये एक ही प्रोडक्ट बना ना, वाटर। 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये इसका 1 मोल बना, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। एक इसका एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन, वो H2 आ गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन, वो O2 आ गया। और स्टैंडर्ड स्टेट, पानी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, आयोडीन ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये स्टैंडर्ड स्टेट में, और बैलेंस भी है। इसका मतलब है ये वो 4 कंडीशन है। अगर कोई रिएक्शन इस कंडीशन पे पूरा उतरा है तो उस दौरान जो एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होती है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बाकी जितने भी है ना, हर एक में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी प्रॉब्लम है, इसके तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है। अब देख रहे हैं ना मैं कितनी गलतियां, अभी तक मैंने आपको 4 मेजर, बल्कि 5 मेजर गलतियां बता चुका हूं। और 5 मेजर गलतियों का मतलब है कि बेड़ा गर्क। एक्सपेंशन टेक्स प्लेस व्हेन अ गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम पिस्टन को पुश कर रहा है। जब सिस्टम पिस्टन पर वर्क करेगा तो W की वैल्यू आएगी नेगेटिव। W इज नेगेटिव कब? व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय। और दूसरी बात, इज इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स एंड डाल्यूट। ये मार्बल चिप्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, HCl के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन हुआ, दिस इज द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जब भी होता है ना, तो W हीट सिस्टम से रिलीज होती है, और जब सिस्टम से हीट रिलीज होती है तो वो क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब है आंसर आएगा ये वाला। जो नम्स का पेपर है ना, उसमें यहां नेगेटिव की बजाय ना, क्यों नेगेटिव की बजाय यहां पे पॉजिटिव लिखा हुआ है? ऐसी बात है ही नहीं, यहां नेगेटिव आना चाहिए। तो ये आपका 20 में आंसर है। 22 पे आए। जिंक रॉड इज एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड के तौर पर, व्हेन कपल्ड विद मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, यानी जिंक जो है वो कैथोड के तौर पर और मैग्नीशियम एनोड के तौर पर। दिस इज बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल, जो कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होता है ना, इसकी ये नीचे होता है, इसकी इन और रिडक्शन ज़्यादा होती है, और जो एनोड के तौर पर इस्तेमाल होता है ये ऊपर होता है, और इसकी ई नॉट रिडक्शन जो है वो कम होती है। मैंने आपको क्या बताया? इसका मतलब है ये आपके पास आंसर ये आएगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे, ये ऊपर से नीचे जिंक नीचे है, ये बतौर कैथोड काम कर रहा है, मैग्नीशियम ऊपर है, ये बतौर एनोड का, ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। और इनो रिडक्शन ऊपर से नीचे क्या करती, बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो ऊपर वाले की इनो रिडक्शन क्या होगी? कम होगी, और नीचे वाले की इनो रिडक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। यही तो आपको अभी बताया। स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23।
प्लेसिंग अ रॉड ऑफ आयरन Fe किस में, कॉपर सल्फेट में, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा Fe प्लस CuSO4 Fe, यानी आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह, और कॉपर ये प्रेसिपिटेट बनकर नीचे, क्यों, ऐसे क्यों है बेटा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन ऊपर है, ये तो शी है ना, और कॉपर नीचे है। तो क्या हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था कि जो, यानी जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि जो एलिमेंट ऊपर होता है वो नीचे वाले को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। जब डिस्प्लेस होगा तो ये कॉपर बनेगा और ये प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठेगा। इसका मतलब है कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। वी हैव अनदर क्वेश्चन इन CH3Cl, CH3 और Cl, इसकी बात, यानी इसका जिक्र हो रहा है Cl। आगे क्या है, मैं दोबारा लिखूंगा Cl, ये वो कहता है कार्बन क्लोरीन, ये 176 पॉइंट, ये पूरी की पूरी बॉन्ड लेंथ है, ये 176.7 पिकोमीटर। अच्छा, द कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोराइड, ये इसका इतना बता दिया, इसका बता दिया, और ये बता दिया 99.4 पिकोमीटर। तो वो कहते हैं भाई ये सारा ये है, उसमें से इतने को ये माइनस कर दो तो बाकी आपके पास ये बचेगा। करेक्ट आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी ना, ये वैसे ठीक है, इसमें भी बड़े मसाइल है, और इसमें ये जो ऑप्शन दिए ना, ये ऑप्शन भी प्रॉब्लमेटिक हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या है, मैं तो आमतौर पर ये कहता हूँ ना, ये क्वेश्चन की कि क्लोरीन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही, 346 किलोजॉल पर मोल, 346 या 347 या 349 भी कह लें, ये है 325 किलोजॉल पर मोल। अब इसमें बड़ा फड्डा है, मैं तो इसको आज 322 किलोजॉल पर मोल कहता हूँ, वैसे मैं इसको 328 भी कहता हूँ, और ये 295 किलोजॉल पर मोल, ये मैंने वैल्यूज। अब ना सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी सबसे ज़्यादा क्लोरीन ये वाला, मैं तो इसकी तरफ ही आता हूँ। बहरहाल और मेरे पास ऑप्शन भी कोई नहीं ना। प्रिडिक्ट द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, कार्बन 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 कार्बन, तो चारों केसेस में कार्बन तो एक तरफ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका एटॉमिक साइज कम होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इन सब में कार्बन के साथ जो एटम है, सबसे छोटा एटम कौन सा, हाइड्रोजन, और इसकी बॉन्ड एनर्जी देखो 413, 413, ये 293, 358, 348, तो ये सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये जो ना, ये क्लोराइड तो साइड पे करो ना, Cl नेगेटिव, इसको तो साइड पे निकाल दो ना। अब ये नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, और नाइट्रोजन इधर इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड भी बना रहा है, ये नाइट्रोजन इधर फिर वो रिंग में कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये अब जरा बात को सुनना, अगर कोई एटम दो और एटम के साथ जुड़ा हो, मैं बॉन्ड की तादाद सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाहर नहीं कर रहा, ये नाइट्रोजन एटम, ये इधर एक, इससे एक, ये दो के साथ जुड़ा हो, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और एक तो मेरी ये बात, अब इस नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन एटम एक तो इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, दूसरा इसके पास लोन पेयर भी है, और ये भी दो चीजें आ गई, ये भी sp होगा। अब आपको इसको खुद समझ जाओ, मैंने क्या कहा, पहले देख लो कि कोई एटम कितने और एटम से जुड़ा हुआ है। अगर वो 2 से जुड़ा हुआ है तो sp, 3 से sp2, 4 से sp3, और अगर उसके पास लोन पेयर भी आता है तो लोन पेयर भी आप ये काउंट कर लो कि वो भी किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह, तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ए। वी हैव अनदर क्वेश्चन, कंपाउंड एक्स, इसमें भी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी नम्स वालों ने इसमें भी डंडी मारी हुई है, कोई उसको प्रूफ रीडिंग नहीं किया गया। कंपाउंड एक्स प्लस Na2CO3 कंपाउंड वाई प्लस, ये और कह रहा है कि कंपाउंड एक्स, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि कंपाउंड एक्स क्या होगा, तो वो नम्स वाला तो यहाँ वाई लिखता है ना, तो मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, यानी कौन सा कंपाउंड है जो कार्बोनेट के साथ मिलकर यहाँ पे अपना वो साल्ट बनाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं ना, उसके रिएक्शंस में पढ़ते हैं, तो इन सब में दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, चूंकि ये एसिड होता है,
जब कोई एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करता है ना, कार्बोनेट से, तो वो अपने सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ये कंपाउंड एक्स यानी रिएक्टेंट पूछना चाहिए था, उसने प्रोडक्ट पूछा है, जो गलत है। कंपाउंड ए, ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम है। ये मैं 9, 8, 9 बल्कि 10 प्रॉब्लम आपको बता चुका हूं। कंपाउंड ए प्लस आयोडीन Na2CO3, और आपके पास अब ना आपके पेपर में जो नम्स ने दिया है इतना सिर्फ लिखा हुआ है, ये CO2 नहीं लिखा हुआ। हालांकि जब आप NaOH से रिएक्शन करवाए ना, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ पे जो बनता है ना, ये आयोडोफॉर्म बनता है ना, CHI3 ये बनता है। अच्छा, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो फिर साथ CO2 भी मेंशन करना होता है, जो कि पेपर में नहीं हुआ। अब आपने देखना है कि इन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो आपको पता ही है कि एसीटोन इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। सेलेक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाईएस्ट, ये मेल्टिंग पॉइंट उसने पूछा है। ये एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल मुश्किल था, तो मेल्टिंग पॉइंट पूछा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ये मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिए इनकी वैल्यूज, तो सबसे ज़्यादा इनमें एथानोइक एसिड, जिसे आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट 31 पे आओ ना, तो 31 पे शॉर्टेस्ट आपने शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इसको मालूम करना है। कौन कौन से, ये पहले वाला है मीथाइल अमाइन, ये फर्स्ट वन, आपको इसके फार्मूलाज भी आने चाहिए। मीथाइल अमाइन, फिर फॉर्मामाइड, ये मीथाइल अमाइन, ये क्या है, फॉर्मामाइड, ये फॉर्मिक एसिड, ये एथानोल। ये फॉर्मामाइड का आपको फार्मूला मुश्किल होगा आना। बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पे, sp3 ज्यादा कम, फिर मल्टीप्लिसिटी, सिंगल बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल में कम, ट्रिपल, यानी अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एटम छोटा होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम, साइज ऑफ एटम बड़ा। और अगर आप इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाएंगे, द आंसर विल बी बीटा आपके पास आंसर आता है। और यहां पे मैंने कुछ लिखा भी, इसको पढ़ लीजिएगा। आइडेंटिफाई द अल्कीन, पहली तो बात है अल्कीन, विच गिव ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड अपॉन ओजोनोलाइसिस, एक किस्म का एल्डिहाइड। तो आपने इनमें वो अल्कीन, ये सारे अल्कीन है, 1 पेंटीन, 2 ब्यूटीन वगैरह वगैरह। मैं तो आंसर की तरफ आता हूं ना, 2 ब्यूटीन मैं लेता हूं, जरा देखिएगा, मैं लेता हूं 2 ब्यूटीन। बेटा जी ये 2 ब्यूटीन है, जब ओजोनोलाइसिस होती है ना, ये बीच में से यहां से टूटता है, यहां भी ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, और ये भला क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या बना, CH3C डबल, यानी आपके पास, तो इसका मतलब 2 ब्यूटीन, जब इसकी ओजोनोलाइसिस होगी, यू विल हैव ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एक ही किस्म का प्रोडक्ट आपके पास बनता है। तो ये 32, 33 पे आए। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो जो आप पढ़ते हैं 9 रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हैलोफॉर्म, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन वगैरह, वो सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं तो बेटा जी पहले आसान सी बात, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये पहली बात। वो 2 फैक्टर हो गए ना, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बन और फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, उसके बेस पे। और अगर मैं मजीद उसको क्लियर करूं तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ये सबसे ज्यादा, और फिर बाकी एल्डिहाइड्स और फिर कीटोन्स, ये तरतीब है। अब ना इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी फड्डा, हर क्वेश्चन में फड्डा। अब ना ये ठीक, आखिरी डी ऑप्शन देखो, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, यस, उसके बाद एसिटल्डिहाइड, उसके बाद ये प्रोपेनल्डिहाइड, ये यहां पे आना चाहिए था, ये यहां पे, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना ठीक, बाकी तो बिल्कुल ही गलत है। ये थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक करना चाहते हैं, बहरहाल यहां में बेकलाइट इज फॉर्म्ड अपॉन अपोलिमराइजेशन, ये ए ठीक है। जब आप फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास बेकलाइट बनता है, ये तो रिएक्शन है ना।
आगे 38 पे आए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, बड़ी खूबसूरत बात, और इन सब को देखना है। ये है 2-मिथाइल-2-पेंटानोल, 2-मिथाइल-2-पेंटानोल, 3-मिथाइल-2-पेंटानोल, 2-मिथाइल-1-पेंटानोल, ये सारी बातें। अब ज़रा सुनिएगा मैं क्या कहता हूँ। मैं 35 में ये कहता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है CO बॉन्ड टूटता है और आपके पास ये वाला है ऑर्डर। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आप इस ऑर्डर को देखोगे, टर्शियल अल्कोहल इज मोर एक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल अल्कोहल। जो आपके पास ऑप्शन है ना, उसमें ये 2-मिथाइल-2-पेंटानोल, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर आप इसमें देखेंगे 2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल, और 2 पे OH ग्रुप। तो ये अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। सो दिस अल्कोहल इज टर्शरी अल्कोहल। इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा। अब इसको देख लो, 2 मिथाइल 1, 1 2 3 मिथाइल, 3 4 5 पेंटानोल, 2 पे OH ग्रुप, ये लगा हुआ है OH, और बाकी वाला क्या है, बाकी आपके पास है 3 पे मिथाइल है। अब ये कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है, ये 2 और कार्बन से अटैच है। दिस कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। सो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप 2 मिथाइल 1 पेंटानोल को लेंगे तो ये प्राइमरी कार्बन है। सो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला 2 मिथाइल 2 पेंटानोल ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 2 मिथाइल 2 पेंटानोल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये 2 मिथाइल 2 पेंटानोल सबसे ज्यादा, ये नहीं आंसर। 2 मिथाइल 2 पेंटानोल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 3 मिथाइल 2, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, और ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट एक्टिव अल्कोहल टूवर्ड्स ल्यूकस रिएजेंट, वही बात जो ऊपर है ना, इन दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। अब जरा 36 को देखो। ल्यूकस वही होता है ना जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान CO बॉन्ड टूटता है। ल्यूकस टेस्ट में यही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है। तो इसका मतलब है ऑप्शन में से 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। क्यों? बिकॉज दिस कार्बन इज 3 डिग्री, सो द अल्कोहल इज टर्शियल अल्कोहल, और टर्शियल अल्कोहल सबसे ज्यादा होगा। तो 36 के लिए 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। बाकी अल्कोहल को आपने देखना। द मोस्ट डेडली सल्फोनेटर, ये तो आपको पता है, टॉलवीन। टॉलवीन इसमें बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ गया। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इट इंक्रीजेज द, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग। ये आर्थो एंड पैरा भी है वैसे, आर्थो एंड पैरा, और ये रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। सेलेक्ट द अल्कीन शोइंग ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक, और इसमें मेरा आंसर है डी। क्यों भला? क्यों? इसलिए कि मैं आपके सामने ना ये लिखता हूँ ज्योमेट्रिक। ये है 2 मिथाइल 2 पेंटीन, ये डी वाला, डी क्या लिखा है, 2 मिथाइल 2 पेंटीन। ये 2 मिथाइल 2 पेंटीन का ना ये स्ट्रक्चर आ गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, और यही ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने की कंडीशन है। सो फॉर 38 योर आंसर इज डेल्टा। ये एक और ब्लंडर आपके क्वेश्चन पेपर में, ये ब्लंडर, गलती, ट्रेंड इन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये मैंने ग्रुप 3 पीरियड 3 लिखा है, वहां ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप 1 के 2, तो और ऑप्शन भी गलत लिखे हुए हैं। अब जरा सुनना, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की बात है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ ग्रुप, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो मैंने इनकी वैल्यूज भी लिख दी। अब वैल्यूज को देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन है, सिलिकॉन इसकी आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये 789 है, उसके बाद मैग्नीशियम है Mg, उसके बाद 578 पे एल्यूमिनियम, और सबसे कम क्या है, सोडियम। ये तरतीब होनी चाहिए। और अगर आप इस तरतीब को देखेंगे तो आपके पास सोडियम सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर, तो आपके पास
सोडियम, अच्छा अच्छा, दोबारा दोबारा दोबारा, सोडियम, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। हाँ, यही आपके पास आंसर आएगा, ये वाला। आखिरी क्वेश्चन, व्हेन अ मेटल कार्बोनेट इज हीटेड एट 100, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रेडली डीकम्पोज। ये सारे के सारे ना, ये सेकंड ए ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स। आइए ज़रा इसको देखते हैं कि आंसर क्या बनता है। ये मैंने ना कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम कार्बोनेट। ये मैंने टेम्परेचर लिखा जिस पर ये डीकम्पोज हो रहे हैं। अगर आप ऊपर से नीचे आओ ना, ऊपर से नीचे, तो डीकम्पोज होना, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब है डीकम्पोज मुश्किल हो रहा है। ईज कहते हैं आसानी, ईज ऑफ डीकम्पोजिशन डिक्रीजेस, यानी मुश्किल होता जा रहा है, होता जा रहा है मुश्किल। तो ये सबसे बड़ा। तो क्यों मुश्किल होता है, ये क्यों आसानी से डीकम्पोज हो जा रहा है, और ये क्यों बेटा जी, ये बेरिलियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास ना, ये बेरिलियम कार्बोनेट है, BeCO3, और जब ये डीकम्पोज हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये बेरिलियम ऑक्साइड बन गया। अब ना ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, ये बेरिलियम आयन है। अब इसका साइज बड़ा, इसका छोटा साइज है। जब कैटाइन और एनाइन दोनों का साइज, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसमें वीक अट्रैक्शन होती है, वीक अट्रैक्शन, जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट में बेरिलियम आयन ये +2, ऑक्साइड आयन -2, इनका साइज कंपेरेबल है, और इनके दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग। जब पता हो ना कि रिएक्टेंट किसी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें अट्रैक्शन, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो वो तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसके लिए कम एनर्जी चाहिए। और आगे आप देखो, ये कार्बोनेट तो सब में सेम ही है ना। ये मैग्नीशियम है, Mg2+, ये स्ट्रोनेशियम है, Sr2+, और ये बेरियम है। अगर आप ऊपर से नीचे आए ना, तो इनका साइज बढ़ता जाता है, और इसका साइज देखोगे ना, तकरीबन ये 2+ है, ये 2- है, ये कार्बोनेट, ये बेरियम, साइज बराबर है। इसका मतलब है इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से इनको ब्रेक करना, इनको डीकम्पोज करना मुश्किल है। तो सबसे आसान डीकम्पोज कौन सा होता है, BeCO3। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज BeCO3। स्टूडेंट, मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक आप तक ये आंसर पहुंचा दिए। इसमें मैंने आप लोगों के ना साथ हमदर्दी का इजहार भी किया। बिल्कुल ये ज़्यादती वाली बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन 11 से 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें प्रॉब्लम था, और जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो बच्चा कभी भी वो सही आंसर की तरफ नहीं बढ़ पड़ता। तो बहरहाल अल्लाह ताला फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ये जो पेपर बनाने वाले पेपर सेटर या बाकी लोग, कम से कम उनको बच्चे का लेवल चेक करना और फिर प्रूफ रीडिंग की तो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।